तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो फंड इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट हैं जो कि 12 AB में रजिस्टर्ड है या 1023C में रजिस्टर्ड है या इन सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पशन, उन सबको रूल 17AA के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। अब 17AA क्या कहता है? ये बताता है कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो फंड वाइज मेंटेन करना है, आपके प्रोजेक्ट वाइज मेंटेन करना है, इंस्टीट्यूशन वाइज मेंटेन करना है। अभी तक ये ऐसा कोई भी रूल नहीं था, बट अब ये जब आ चुका है तो जब असेसमेंट होगा तो असेसमेंट इसी रूल के हिसाब से होगा कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए वो बिल्कुल स्पेसिफिक है कि नहीं, स्पिक एंड स्पैन है कि नहीं। तो जो रूल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बताता है आपको कौन कौन से मेंटेन करना है, बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू। बट आपको बताया गया कि ये तो होनी चाहिए, इसके अलावा भी आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कैश बुक है, लेजर है, जनरल है, कॉपीज ऑफ बिल्स वेदर मशीन नंबर्ड और अदरवाइज सीरियली नंबर्ड। मतलब आपने फिक्स एसेट खरीदी है तो वो नंबरिंग होनी चाहिए उसमें, तो आपको फिक्स एसेट के भी अलग रजिस्टर मेंटेन करना है जो कि सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। ओरिजिनल बिल्स होने चाहिए wherever issued to the person and receipt in respect of payment made by the person. Any other books that may be required to be maintained in order to give a true or fair view of state of affair. तो ये तो अपना जनरल पॉइंट हो गया कि आपको कैसे कौन से बुक्स मेंटेन करना है। बट ये किन के लिए एप्लीकेबल है? fund, institution, trust, or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution which is required to keep and maintain books of accounts and other document under clause A of 10th proviso to clause 23C of section 10। वैसे ही सिमिलर जो क्लॉज है वो है सब क्लॉज I of clause B of subsection 1 of section 12A। इन क्लॉजेस में बताया गया है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल 17AA मेंटेन करना है। अब ये तो आपके फंड और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गई। अब यही सेम सेट आपको अगर कोई बिजनेस आप रन कर रहे हो तो आपको बिजनेस के लिए भी मेंटेन करना है। कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है तो बिजनेस अंडरटेकिंग के लिए भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना है। बिजनेस कैरीड ऑन बाय द एसएससी अदर देन बिजनेस अंडरटेकिंग, कोई दूसरा बिजनेस है जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 में तो बिजनेस अंडरटेकिंग की बात की गई है, बट इसके अलावा भी बिजनेस है तो आपको सेम सेट जो ए में बताया गया है सेम सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना है। नाउ अब इसके अलावा जो हमने अभी ए पॉइंट में बुक्स देखी, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन आप रन करते हो तो इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होंगे। अदर डॉक्यूमेंट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल प्रोजेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन रन बाय द पर्सन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एड्रेस एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको नेम एड्रेस और ऑब्जेक्टिव भी मेंटेन करना जरूरी है। रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब जो इनकम के रिकॉर्ड है, इनकम के रिकॉर्ड्स में आपको किस किस से रिलेटेड आपको मेंटेन करना है। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिला है तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में डोनर का नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर एंड आधार, ये सारी चीजें आपको ऐसे मेंटेन करना है कि डोनर का नाम भी हो, एड्रेस हो, पैन नंबर हो या फिर आधार नंबर हो। वैसे ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, मतलब अपार्ट फ्रॉम वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कोई दूसरी इनकम है तो वो आपको लिस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टीज के साथ आपको लिस्ट मेंटेन करनी है। जैसे कोई ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी है और उससे रेंटल इनकम आ रही है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है तो आपको डिफरेंट टाइप्स के साथ जो प्रॉपर्टी है उसकी इनकम वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इनकम ऑफ फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन अदर देन कंट्रीब्यूशन रेफर टू इन आइटम आई एंड टू। तो आई एंड फर्स्ट एंड सेकंड में जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करें, इसके अलावा भी कोई और तरह की इनकम है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। जैसे किसी स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो स्टूडेंट फीस है या हॉस्टल फीस है, मेस फीस है, तो इसके लिए भी आपको अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नेमली।
अब जो इनकम के तो हमने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए, आउट ऑफ इनकम जो आपने एप्लीकेशंस करी हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड भी आपको जो आपने जैसे कैसे एप्लीकेशंस करे हैं वो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन इंडिया कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, नेम, एड्रेस ऑफ पर्सन टू whom एनी क्रेडिट और पेमेंट इज मेड एंड द ऑब्जेक्ट फॉर विच सच एप्लीकेशन इज मेड। इंडिया में आपने कितना खर्चा करा है और किस पर्सन को आपने दिया है, क्रेडिट पे है या आपने पेमेंट करा है, किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पे किया है, इस ऐसे आपको इतना क्लियरली हर एक एप्लीकेशन की डिटेल मेंटेन करना है। वैसे ही अमाउंट क्रेडिटेड और पेड टू एनी फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in subclause 4 or subclause 5 or subclause 6 or 6A of 1023C। ये जितने भी क्लॉजेस है इन क्लॉजेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। तो अगर इन क्लॉजेस के यूनिवर्सिटीज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, मेडिकल इंस्टीट्यूशन को आपने कोई अमाउंट पे किया है या फिर 12 AB के जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं या इंस्टीट्यूशन को आपने पे किया है, तो आपको उससे रिलेटेड उनका नाम, एड्रेस, पैन नंबर और किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपने पे किया है, वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने उनको डोनेशन दिया है और क्रेडिट पे दिया है, कितना पेमेंट आपने एक्चुअली पे किया है, ये ऐसे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है जब आप किसी दूसरे ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी को, जो कि 1023C के इन क्लॉजेस में रजिस्टर्ड है या फिर 12 AB में रजिस्टर्ड है। वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया कंटेनिंग डिटेल, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में इन इंडिया देखा था, वैसे ही थर्ड पॉइंट में आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया आप कोई एप्लीकेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी प्रॉपर नेम, एड्रेस, किस पर्सन को दिया है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, किस ऑब्जेक्ट के लिए आपने दिया है, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है। फर्स्ट 3 पॉइंट्स अपने एप्लीकेशन के थे। अब नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है डीम्ड एप्लीकेशन। जो करेंट ईयर में आपके डीम्ड एप्लीकेशन कुछ आपने किया है तो उसको अलग से आपको इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि करेंट ईयर में कितना डीम्ड एप्लीकेशन फीड किया है, उसमें से कितना आपको कब मिलना है और जब मिलेगा तो उसका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना है। हम अभी आगे देखेंगे। ये डीम्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। वैसे ही इनकम एक्यूमुलेशन, ये दो जो ऑप्शंस हैं ये एसएससी के ऑप्शंस होते हैं। जब भी शॉर्टफॉल होता है 85% का तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डीम्ड एप्लीकेशन ट्रीट कर लें या इनकम एक्यूमुलेशन ट्रीट कर सकते हैं। तो डीम्ड एप्लीकेशन का आपको तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, साथ में इनकम एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्सप्लेनेशन 3 टू थर्ड प्रोविजन टू क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के 1023C के जो थर्ड प्रोविजन है उसमें एक्सप्लेनेशन 3 में जो प्रोविजन जिसके तहत हम इनकम एक्यूमुलेशन का बेनिफिट उठाते हैं, जब 1023C रजिस्टर्ड पर्सन की बात करें, अगर आप 12 AB में रजिस्टर्ड है तो आप 11 सबसेक्शन 2 का बेनिफिट लेते हैं इनकम एक्यूमुलेशन का। तो विच हैज नॉट बीन अप्लाइड और डीम्ड टू बी अप्लाइड कंटेनिंग डिटेल ऑफ पर्पस फॉर विच इनकम हैज बीन एक्यूमुलेटेड। तो इसमें भी आपको डिटेल पूरा मेंटेन करना है, कितना अमाउंट है जो कि आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, उसको आप कितने पीरियड में अप्लाई करोगे, किस ऑब्जेक्ट के लिए आपने एक्यूमुलेट करा है, उस पर्पस के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपको इतने डिटेल में रिकॉर्ड मेंटेन करना है। देन है मनी इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन दी फॉर्म और मोड स्पेसिफाइड इन 11.5। 11.5 के जो मोड्स बताए गए हैं उसी में आपको सारे पैसे रखने हैं। तो मनी जो है वो आपने किस किस फॉर्म में कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है 11.5 के मोड्स में, वो अलग से लिखना है। ये सारी चीजें इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहे हैं सो दैट आप आइडिया 7 प्रॉपरली भर पाओ। आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है 10B 10BB वो भी आपकी प्रॉपर तरीके से फिल हो पाए, और जब असेसमेंट हो तो सारी चीजें रिकॉर्ड भी मैच हो। मनी इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन फॉर्म और मोड अदर देन अगर आपने 11.5 में रखा है तो वो कौन से मोड्स हैं वो भी आपको बताने हैं। तो ये जो मैंने रिकॉर्ड्स की बात करी है ये तो जो करेंट ईयर है, करेंट ईयर के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो है प्रीसीडिंग ईयर्स। जो प्रीसीडिंग ईयर्स के एक्यूमुलेशंस हैं या डीम्ड एप्लीकेशंस थे, वो उनके रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं।
अगर करेंट ईयर्स के पहले के कोई एक्यूमुलेशंस थे तो उसकी भी अलग आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसमें से कितना आपने करेंट ईयर में एप्लीकेशन किया है, कितना और बचा है, और पीरियड कितना आपके पास है, उस ऑब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं कि नहीं, नहीं किया है तो कितना है जो आप टैक्स पे करेंगे। ये सारी चीजें इनकम एक्यूमुलेटेड फॉर प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहे हैं। वैसे ही डीम्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड भी आपको सेम चीजें रिकॉर्ड मेंटेन करनी है, नेम, एड्रेस ऑफ पर्सन टू होम एनी क्रेडिट मेंटेन। तो इतनी डिटेल में आपको चीजें मेंटेन करनी है। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन रेफर टू इन आइटम 1 and 2 आउट ऑफ इनकम एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ सच एक्यूमुलेशन, नेम, एड्रेस। तो ये भी एक्यूमुलेशन की बात करें प्रीवियस ईयर से मतलब आपको बेसिकली जिस जिस सालों में आपने एक्यूमुलेशन किया है उन सबका अलग से आप रिकॉर्ड मेंटेन करें तो आप ही के लिए ही ठीक होगा। फिर उसके बाद मनी इन्वेस्टेड एंड डिपॉजिटेड बैक, मतलब सेम जो अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है वो 11/5 में कितना इन्वेस्टेड है, अदर देन 11/5 के मोड्स में कितना इन्वेस्टेड है, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। जब वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं जो कि स्पेसिफिकली कॉर्पस से रिलेटेड है, मतलब इंस्ट्रक्शन ही मिला है कि ये कॉर्पस फॉर्म करेगा, तो उसके लिए अलग ही आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कैसे मेंटेन करना है, तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है वो किस डोनर से मिला है, नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब आपको मेंटेन करना है। Application out of such voluntary contribution refer to in item 1 containing detail of amount of application। अगर आपने कॉर्पस से कोई एप्लीकेशन किया है तो कितना करा है, नेम, एड्रेस ऑफ पर्सन टू whom any credit or payment is made and the object। तो आपने जो एप्लीकेशन किया है वो किस पर्सन को दिया है, एड्रेस क्या है, कितना पे किया है, कितना क्रेडिट पे, और किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपने किया है। अब जब कॉर्पस से आपने एप्लीकेशन किया ही है तो जब आप उसको डिपॉजिट रीपे बैक करेंगे तो उसका भी रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना है। अमाउंट क्रेडिटेड और पेड टूवर्ड्स कॉर्पस टू एनी फंड और इंस्टीट्यूशन। अभी इस पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं कि आपने अगर किसी दूसरे फंड, इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेम 1023C के जो इन क्लॉजेस, क्लॉज 4, 5, 6, 6A वाली जो पार्टीज है, या फिर 12AB में रजिस्टर्ड वाले जो ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, पार्टीज है, उनको अगर आपने अमाउंट दिया है, कुछ डोनेशन किया है, और वो जो डोनेशन है वो कॉर्पस फॉर्म होगा उनका, तो उसके लिए भी आपको डिटेल में नेम, एड्रेस, पैन एंड ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है, क्योंकि ये डिसअलाउ होता है। बट अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो कोई बात नहीं, डिसअलाउ तो होता है बट आप कर सकते हैं, और आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। वैसे ही फॉर्म और मोड, जो ये हम कॉर्पस की बात करें, ये भी 11/5 में मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर आपने 11/5 में मेंटेन करा है तो कौन सा मोड है वो, और अदर देन 11/5 में आपने मेंटेन किया है तो वो कौन सा मोड है, ये आपको बताना, इसके लिए भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। फिर एप्लीकेशन आउट ऑफ सच वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर कंटेनिंग डिटेल ऑफ अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, नेम एंड एड्रेस of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made। अगर आपने प्रीवियस ईयर, मतलब जो करंट ईयर है, करंट ईयर के भी पहले के जो कॉर्पस मिले हैं वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, उससे अगर आपने कुछ एप्लीकेशन किया है तो अगेन आपको नेम, एड्रेस, किस पर्सन को दिया है, किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दिया है, क्रेडिट पे कितना दिया, पेमेंट पे कितना दिया, ये सब मेंटेन करना है। अमाउंट क्रेडिटेड एंड पेड टूवर्ड्स कॉर्पस टू एनी फंड, प्रिसीडिंग ईयर से रिलेटेड ही अगर आपने किसी फंड इंस्टीट्यूशन को जो कि 1023C में रजिस्टर्ड है या 12AB में रजिस्टर्ड है, उनको वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि कॉर्पस फॉर्म हो दिया है, तो आपको अगेन नेम, एड्रेस एंड परमानेंट। यहाँ रिपीट क्यों हो रहा है, आपको लग रहा होगा थर्ड पॉइंट और सेवेंथ पॉइंट जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बात कर रहा है, और यहाँ पर ड्यूरिंग एनी प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब आपने प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर किसी को पैसे दिए हैं, किसी फंड इंस्टीट्यूशन को जो कि उनका कॉर्पस फॉर्म हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आपको मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में सिर्फ यही बता रहे हैं, नेम, एड्रेस, पैन, मतलब अलग से आपको मेंटेन करना है, ऐसा नहीं हो ढूंढना पड़े जब असेसमेंट हो रहा हो। द फॉर्म एंड मोड स्पेसिफाइड इन 11/5, अगेन आपको
फॉर्म एंड मोड बताना है, 11/5 के कौन से फॉर्म एंड मोड्स में आपने इन्वेस्टेड रखा है कॉर्पस, और अदर देन कितना रखा है। लास्ट है अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक इनटू, मतलब जब आपने ये सारे खर्चे आप कर रहे हो कॉर्पस से जो कि अलाउड नहीं है, तो ये तब अलाउड होंगे जब आप इनको वापस रीपे कर दोगे, कॉर्पस में वापस पैसे डाल दोगे। तो कब पैसे वापस डाले, ये भी आपको बताना है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कब कब डाले, और करेंट ईयर से रिलेटेड कब कब डाले। तो ये हमारा जो रिकॉर्ड था वो था वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, जो कि स्पेसिफिकली कॉर्पस फॉर्म हो रहा हो, उसके लिए भी आपको अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब ये जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो है रिकॉर्ड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर द पर्पस ऑफ रेनोवेशन रिपेयर ऑफ टेम्पल मॉस्क। जो हमारे 80G का सेक्शन है, उसमें 80G सेक्शन के सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में नोटिफाइड है ये सारे प्लेसेस। उससे रिलेटेड अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है तो अगेन आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिला है, किस डोनर से मिला है, नेम, एड्रेस, पैन, आधार, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ट्रीटेड एज कॉर्पस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में मिले हैं, तो और वो कॉर्पस ट्रीट हुए हैं, तो अगेन किस डोनर से रिलेटेड, किस डोनर ने दिए हैं, उसका नाम, एड्रेस, पैन एंड आधार। एप्लीकेशन आउट ऑफ सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रेफर टू इन आइटम 1 एंड 2। कितना आपने अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई में अगेन आपको किस पर्सन को आपने पे किया, उसका नाम, एड्रेस, क्रेडिट में दिया है, पेमेंट कितना किया, ऑब्जेक्ट क्या था। अमाउंट क्रेडिटेड एंड पेड टुवर्ड्स कॉर्पस टू एनी फंड, किसी फंड इंस्टीट्यूशन को जो कि 1023 सी में रजिस्टर्ड है या 12 एबी में रजिस्टर्ड है, उनको आपने पे किया है, तो अगेन उससे रिलेटेड भी आपको नेम, एड्रेस, पैन नंबर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सच जो डोनेशन है वो बताना है। और ये जो कंट्रीब्यूशन मिला है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेनोवेशन और रिपेयर, इसको भी आपको 11/5 के मोड में ही मेंटेन करना है। तो 11/5 के मोड में कितना आपने मेंटेन किया है, इन विच सच कॉर्पस रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड, एंड अदर देन 11/5 में आपने कितना किया है। एप्लीकेशन आउट ऑफ सच कॉर्पस रिसीव ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, अगर आपने प्रीवियस ईयर में जो भी कॉर्पस मिले हैं, तो अगेन उसमें भी आपको नेम, एड्रेस, किस पर्सन से मिले हैं। अगर आपने कुछ एप्लीकेशन किया है तो किस पर्सन को पे किया है, ये सारी डिटेल्स मेंटेन करनी है। अगर किसी फंड इंस्टीट्यूशन को जो कि 1023 में रजिस्टर्ड है, 12 एबी में रजिस्टर्ड है, उनको पे किया है, बट कैसे एन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पे किया है, तो आपको उसके भी अलग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं। द फॉर्म एंड मोड रेफर टू इन 11/5, कितना 11/5 में आपने मेंटेन किया, कितना अदर देन किया है, ये सारी चीजें सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हर प्रकार के कंट्रीब्यूशन में कवर करना है। वैसे ही लोन एंड बोरोइंग्स के रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करना है कि आपने कितना लिया है लोन एंड बोरोइंग, और उसको आपने एप्लीकेशन में अगर यूज किया है तो किस पर्सन को पे किया है, उसका एड्रेस, नेम और ऑब्जेक्ट क्या है। आपने लोन एंड बोरोइंग्स को कब रीपे करा है, ये सारी डिटेल्स मेंटेन करनी है। वैसे कोई प्रॉपर्टी है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के नाम पे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल, नेचर, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द एसेट, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है। अगर आपने उसको ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर से रिलेटेड भी सारी डिटेल मेंटेन करनी है। मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी की भी सेम नेचर एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको मेंटेन करना है। इसके बाद अगर स्पेसिफाइड पर्सन से रिलेटेड कोई ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, तो उसके लिए रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल होने चाहिए। नेम, एड्रेस, पैन, आधार, किस प्रकार का ट्रांज़ैक्शन हुआ है, ये भी आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि मुझे हमें मेंटेन करना चाहिए, तो आप वो भी मेंटेन कर सकते हो। अब बात आती है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये किस फॉर्म में होने चाहिए। तो ये आप इन रिटर्न भी रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो, डिजिटल फॉर्म में भी प्रिंट आउट रख सकते हो डेटा का। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो आप प्रिंट आउट भी रख सकते हो, डेटा स्टोरेज डिवाइस में भी आप रख सकते हो। इसके अलावा
जो कहाँ मेंटेन करना है, तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस में आप मेंटेन करना चाहते हो बुक्स को, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है, उनको इन राइटिंग बताना पड़ेगा कि वो फुल एड्रेस क्या है, जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, और वो आपको विदिन 7 डेज़ इन्फॉर्म करना ज़रूरी है असेसिंग ऑफिसर को, अगर आप अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं। लास्ट है 10 इयर्स के लिए आप ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और अगर 147 का असेसमेंट चल रहा है, रीओपन हुआ है केस, तो फिर जब तक वो फाइनल कॉन्क्लूड नहीं हो जाता, तब तक आपको बुक्स मेंटेन करना है। तो ये पूरा रूल 17 डबल ए है। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ, तो आपको कैश बुक, लेजर, जर्नल और कॉपी ऑफ बिल, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसमें डोनर से रिलेटेड भी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो फिर आप जो अकाउंटिंग है, वही आपकी सफिशिएंट होगी। बट आपके पास अगर अकाउंटिंग आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आपको सेपरेट रजिस्टर्स भी मेंटेन करने पड़ सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप अकाउंटिंग ही इतनी डिटेल करें कि ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाए। रिगार्डिंग दी जनरल एक्टिविटी, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, वो तो कवर हो। कोई बिज़नेस अंडरटेकिंग हो, तो उससे रिलेटेड भी डिटेल अकाउंटिंग करें। आप बिज़नेस से रिलेटेड भी डिटेल अकाउंटिंग करें। कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो आप डिटेल अकाउंटिंग करें। जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की डिटेल अकाउंटिंग करें, मतलब पूरा बाकायदा जर्नल पास करें। ऐसा ना हो कि कैश या बैंक से आपने रूट कर दिया। कोई खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो खर्चे को आप प्रॉपर तरीके से पहले जर्नल पर्सन से रिकॉर्ड करें और फिर पर्सन को पेमेंट बताएँ। तो ऐसे अगर आप अकाउंटिंग डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।